कल हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, आज जो है बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, जल्दी जल्दी हमें ख़त्म करना है। तो एंजाइम्स क्या हैं? ठीक है, क्या है एंजाइम्स? कैटलिस्ट क्या है? व्हाट आर द कैटलिस्ट? व्हाट आर कैटलिस्ट? प्रोटीन होता है, राइट। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली जो एंजाइम्स का काम करते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर्स के हो सकते हैं। और एंजाइम्स बेसिकली क्या है? ये बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम्स क्या है? ये क्या है? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। Because they produced by the biological system and they work in the biological system and or even outside मतलब बिना जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के भी बाहर भी ये काम कर सकते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट क्या है? उत्प्रेरक, है ना? सुना हो आपने केमिस्ट्री में। उत्प्रेरक क्या है? कैटलिस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स में क्या काम होता है? पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ठीक है, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं? फास्ट कर देते हैं। यही इनका काम है, उत्प्रेरण करना, किसी चीज़ को प्रेरणा देना, है ना? जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और लड़ाई जो है धीरे धीरे हो रही है और मैं वहाँ पर गया और उन दोनों के कान में मैंने कुछ कहा और उनकी लड़ाई जो है फास्ट हो गई। तो मेरा क्या काम रहा? उत्प्रेरण, यानी मैंने क्या किया? उनको वो जो रिएक्शन हो रही थी उसको फास्ट करवा दिया। तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने का काम करता है ना? जैसे आग जल रही है, आप उसमें घी डाल दो तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना? तो कुछ इस तरह से जो है एंजाइम्स बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, रिएक्शन तो वो हो रही थी लेकिन वो एक स्लो रेट से हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। एंजाइम्स क्या करता है? उस रिएक्शन को फास्ट करवाने में, जल्दी करवाने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन उसमें ख़त्म नहीं हो जाएगा। मतलब रिएक्शन को फास्ट करवाया और तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया, इसका कोई भी किसी भी तरह का कोई कंजप्शन नहीं होता, इसका यूज नहीं होता। मतलब समझ में आया? जैसे मैंने अभी बात करी थी तो कि मतलब दो लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, वो बहस कर रहे हैं और मैंने जाकर के उन दोनों के कान में एक दूसरे की बुराई कर दी। तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही मैंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, उस रिएक्शन को तेज़ी से करवाया और चुपचाप जो है बाहर निकल गया। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही इनका कंजप्शन होता है, ना ही कोई परमानेंट चेंज होता है इनमें। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, नॉट कंज्यूम एंड नॉट परमानेंट चेंज एंड एनी परमानेंट चेंज। कोई भी किसी भी तरह का कोई परमानेंट चेंज नहीं होता इनमें। ठीक है, क्या करते हैं? ये किसी रिएक्शन की रेट को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं। इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, इन्हांस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या करेंगे? रिएक्शन के रेट को इन्हांस कर देंगे।
चौथी बात यह है कि इनकी बहुत ही कम मात्रा चाहिए, क्योंकि इनको उपयोग तो होना नहीं है, केवल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है और उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा करके तुरंत फिर बाहर निकल जाना है। तो इनकी जो है बहुत ही कम मात्रा जो है पर्याप्त है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? दे रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। कितनी जरूरत है इनकी? बहुत ही कम जरूरत। रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके। पांचवी बात क्या है कि ये उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को, उसके साम्यावस्था को कोई किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते, उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, वो रिएक्शन आगे की तरफ चल रही है या वो रिएक्शन पीछे की तरफ चल रही है, उसको ये प्रभावित नहीं करेंगे, ये केवल उसके रेट को इन्हेंस करेंगे। इसके अलावा उसके इक्विलिब्रियम को, ठीक है, उसकी साम्यावस्था को किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे ये। तो दे डू नॉट डिस्टर्ब देयर इक्विलिब्रियम, डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बल्कि ये चाहते हैं कि जो भी इक्विलिब्रियम हो वो स्मॉल टाइम में, कम ही समय में ये प्राप्त कर सके। वो जो रिएक्शन है, ठीक है, वो जो सबस्ट्रेट है वो ये उसे अनुमति देगा कि वो उस इक्विलिब्रियम को कम ही समय में प्राप्त कर सके। ठीक है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा करके। समझ में आया? तो कैसे ये बढ़ाते हैं, पहले ये लिख लो, अलो इक्विलिब्रियम to be attained in very small time। कम ही समय में इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सके वो सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये उसको अनुमति देते हैं। ये किसी भी तरह की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और ये उस सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करते हैं, उसको कम करते हैं। लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, किसकी, सबस्ट्रेट की। ठीक है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी को आप इससे रिप्रेजेंट करते हो जी डबल डैश। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन साइन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी एंड ठीक है, डू नॉट चेंज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इतना समझ में आया। फिलहाल क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को चाह रहे हैं कि वो कम समय में ही प्राप्त हो सके। दूसरा ये चाह रहे हैं, क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और उस वजह से जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, सबस्ट्रेट को एक्टिव करने वाली जो एनर्जी है उसको कम कर देते हैं, जिस वजह से वो जल्दी एक्टिव हो जाता है और रिएक्शन जो है क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इतना समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो, जैसे कोई सबस्ट्रेट है,
सबस्ट्रेट है, तो ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन बिना एंजाइम के ये जो है स्लो रेट से होगा, स्लो रेट से। लेकिन अगर इसके साथ एंजाइम आ जाए तो फिर क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और ये जो है साथ में एंजाइम के साथ रिएक्शन फास्ट करवा के ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, रिएक्शन तो हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट वो जो रिएक्शन हो रही थी वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में हो रही थी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे पाचन तंत्र में जो है केमिकली भोजन का जो है डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, और ये जो सारा प्रोसेस है, ये सारी जो प्रक्रिया है, इसको एंजाइम्स करवाते हैं फूड के डाइजेशन को। जैसे लाइपेस एंजाइम है, अमाइलेस है, आपने पढ़े हैं, है ना, और वो था काइमोट्रिप्सिनोजन था, है ना, ट्रिप्सिनोजन था, ट्रिप्सिन था। ये सभी एंजाइम्स कैसे थे, ये प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे थे, लिपिड का डाइजेशन कर रहे थे, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहे थे। अब अगर मैं सारे एंजाइम्स आपकी बॉडी से, आपके सिस्टम से निकाल दूँ, आपके पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल दूँ बाहर, तो आपको क्या लगता है भोजन को पाचन होने में कितना समय लगेगा? लगभग 50 साल। एक बार खाया आपने, 50 साल में उसका जो है डाइजेशन होगा। तो अब आप देख सकते हो कि कितना जो है ये रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं एंजाइम्स। तो ये एक बहुत ही बड़ी भूमिका है एंजाइम्स की किसी भी रिएक्शन की दर को बढ़ाने में। समझ में आ गया नेहा? समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या कर सकते हैं, एंजाइम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उस रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और फिर जो है तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भैया केमिस्ट्री में भी कैटलिस्ट होते हैं, और हमारे अंदर हम अपनी बात करें तो हम जो है अपने कैटलिस्ट को बायो कैटलिस्ट कहते हैं या एंजाइम्स कहते हैं, है ना। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री में यूज जो होते हैं कैटलिस्ट, वो मेटल कैटलिस्ट होते हैं, मेटल्स, है ना, मेटल कैटलिस्ट होते हैं। और वो मेटल कैटलिस्ट, ये हटा दो, उज्ज्वल समझ में आ गया? वो जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो किसी भी रिएक्शन को कोई जो है मेटल कैटलिस्ट है वो कई तरह की रिएक्शन को करवा सकता है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें। दूसरा, उनके जो इनहिबिटर्स होंगे, एंजाइम्स के जो रोकने वाले इनहिबिटर्स होंगे, वो भी अनस्पेसिफिक होंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में कि डिफरेंस बिटवीन द कैटलिस्ट एंड द बायो कैटलिस्ट। मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेसिकली, और ऐसे कैटलिस्ट जो हमारी बॉडी सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? बायो कैटलिस्ट। क्या कहते हैं गगन जी? बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट समझ में आ गया? बायो कैटलिस्ट मतलब जो एक जीव के अंदर उत्पन्न हो रहा है, जिसे एक जीव बना रहा है, वो क्या है? बायो कैटलिस्ट है, उसे हम एंजाइम कह रहे हैं। तो बेसिकली कैसे होते हैं ये? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अगर मेटल कैटलिस्ट की बात करें हम, मेटल कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन अगर हम बायो कैटलिस्ट की बात करें तो ये कैसे होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन को कई सारे एंजाइम्स जो है करवा सकते हैं, एक एंजाइम जो है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, और इवन सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होता है ये बायो कैटलिस्ट। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ये क्या होता है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक और स्टीरियो स्पेसिफिक भी, मतलब ठीक है, जो डी फॉर्म को एल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा वो अलग होगा, है ना। ठीक है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज लाएगा वो अलग एंजाइम होगा। ठीक है, तो अलग अलग जो है
इनके एंजाइम्स होते हैं, जबकि इसमें जो है कई सारे एंजाइम्स जो है एक रिएक्शन को करवा सकते हैं, या एक ही एंजाइम जो है कई सारी रिएक्शंस को करवा सकता है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनके इनहिबिटर्स भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनहिबिटर्स भी क्या हो सकते हैं? नॉन स्पेसिफिक। इनहिबिटर्स आर नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, इनहिबिटर्स भी कैसे होते हैं? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे EDTA है, वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन को तीनों को जो है ब्लॉक कर सकता है। जैसे EDTA एक एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, विच इज इनहिबिटर। ये जो है आयरन को ब्लॉक कर सकता है, मैग्नीशियम को ब्लॉक कर सकता है, इवन कैल्शियम को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? EDTA अकेला है और ये तीनों को ब्लॉक कर सकता है, मतलब इनहिबिटर का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयरन का अलग हो, मैग्नीशियम का अलग हो, कैल्शियम का अलग हो, है ना? ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, एक ही अकेला तीनों को इनहिबिट कर रहा है। समझ में आया? तो बेसिकली दे आर कैसे हैं, मेटल कैटलिस्ट कैसे होते हैं? इनके इनहिबिटर्स भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं और इनके जो मेटल कैटलिस्ट होते हैं वो भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम इधर बात करें तो इनके जो इस इनहिबिटर होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पेसिफिक इनहिबिटर होते हैं। समझ में आ रहा है ना? स्पेसिफिक का मतलब क्या है? विशिष्ट। स्पेसिफिक का मतलब समझ में आ रहा है ना? जो केवल उसी के लिए बना है, प्रकृति ने उसी के लिए बनाया है, केवल कोई दूजा नहीं है उसके लिए, है ना? कुमकुम, स्पेसिफिक का मतलब समझ में आ गया? बताओ जरा। क्या आगे? आगे क्या? सर के आगे क्या? पैर? हाँ, जो केवल उसी के लिए बना है। ठीक है, जोड़ीदार उसका जो भी होगा, मतलब स्पेसिफिक। जैसे जोड़ियाँ मिलाई जाती है ना, सारे गुण देखे जाते हैं, कुंडलियाँ मिलाई जाती है और तब शादी की जाती है। तो ऐसे ही जो है, जो भी जिसका बायो कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो उसका जो भी रिएक्शन का जो एंजाइम होगा वो भी स्पेसिफिक होगा। ठीक है, उसको जो रोकने वाला है इनहिबिटर्स, वो भी स्पेसिफिक होगा, मतलब वो उसी के लिए केवल बना होगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें ऐसा नहीं होता जनरली, इनमें जो है कोई भी किसी को भी रोक सकता है। ठीक है, अब बात करें प्रॉपर्टीज, तो हमने पढ़ ली वैसे एंजाइम्स की। हमने क्या क्या पढ़ा कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता है ना? और एंजाइम क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। कैसे? बाय फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट। एंजाइम क्या करता है? इनहैंस रेट ऑफ रिएक्शन by forming weak interactions with substrate। मतलब जैसे ये कोई प्रोडक्ट, ये कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये इसका एंजाइम है, तो इनके बीच में क्या बनेगा? वीक इंटरेक्शन बनेंगे। मतलब ये इसके साथ कुछ समय के लिए नॉन परमानेंट जुड़ेगा, इनमें कुछ वीक इंटरेक्शन होंगे, ठीक है, और ये जो वीक इंटरेक्शन बनेंगे, ये जो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर होगी, यही क्या करेगी? लोअर करेगी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो यहाँ पर वीक इंटरेक्शन बनेगी, वीक इंटरेक्शन मतलब जिनको तोड़ा जा सकता है आराम से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, है ना, सुना होगा आपने कोवैलेंट बॉन्ड, इसका जो सबसे मतलब मजबूत बॉन्ड है,
तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते, वीक इंटरेक्शन बनते हैं, जो कि कुछ समय के लिए होते हैं, बनते हैं और फिर टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने एक नया इसमें कि कैसे जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं बाय फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके वीक मतलब कमज़ोर जो पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, है ना, कमज़ोर तरह से जुड़ते हैं। इसलिए कमज़ोर तरह से जुड़ते हैं क्योंकि इनको कुछ ही समय बाद अलग होना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाए? ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे फिर तो मतलब एक वो मजबूत बॉन्ड है, उसको तोड़ना भी कठिन होगा, वो सब चीज़ें, है ना। समझ में आ गया? दूसरा ये है कि दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। इसको आप बता दें, दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, वर्क एट ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर। ठीक है, एक निश्चित तापमान और एक निश्चित pH पर काम करेंगे, है ना। इनके लिए जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी जीव के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो उसी के निश्चित तापमान पर और निश्चित पीएच पर काम करेंगे। जैसे हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करते हैं सही रूप से, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। उससे ऊपर बढ़ा तो बुखार हो जाता है ना, मतलब बॉडी का जो सिस्टम्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पर चले जाएंगे, सपोज करो 60-70 पर चले गए, कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए और हमारे जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल टेम्परेचर भी राइज होगा। इंटरनल टेम्परेचर राइज होगा तो फिर वो एंजाइम्स जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, वो डीनेचुरेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर है। एंजाइम जो है बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम जो है हमेशा किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डीनेचुरेट हो जाएगी, अपनी संरचना वो खो देगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेसिकली दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, पीएच को अगर आप घटाएं बढ़ाएं तब भी फर्क पड़ेगा, है ना। एसिडिटी ज़्यादा बढ़ा दें, एल्केनिटी ज़्यादा बढ़ा दें तब भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर हम जो है ज़्यादा ठंड में चले जाएं, माइनस टेम्परेचर्स में चले जाएं तो तब क्या होगा? टेम्परेचर घट जाएगा, सारी चीज़ें जो है जमने लगेगी, तब भी जो है क्या होगा कि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि जो गर्म तापमान वाली जगहों पर रहते हैं, गर्म झरनों में रहते हैं जैसे, है ना, तो वहाँ पर उनके जो एंजाइम्स होंगे वो उसी की एनवायरनमेंट, उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है बने होंगे। ठीक है, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया है वो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रह रहा है तो उसके जो एंजाइम्स होंगे वो उसी टेम्परेचर पर काम करने योग्य होंगे। समझ में आ रहा है? तभी तो उसकी बॉडी इस हिसाब से बनी है तो कि वो वहाँ जिंदा है, उसके ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स, उसके क्रैब्स साइकिल के एंजाइम्स जो है वहाँ के लिए बने होंगे कि वो इस टेम्परेचर पर भी क्या हो रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम करना छोड़ा नहीं है उन्होंने, तभी तो वो जिंदा है वहाँ पर, इतने गर्म झरनों में भी, इतने गर्म तापमान पर भी। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो जीव जो जहाँ रहता है उसके एंजाइम्स उसी के टेम्परेचर, उसी के पीएच, उसी की बॉडी, उसी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर रिटेन रहता है। ठीक है, तो दे वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम्स किस पर काम करते हैं? एक निश्चित तापमान और एक निश्चित पीएच पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम्स क्लासेज की, जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर साइंसेज ने दी है कि एंजाइम्स को जो है क्लासिफाई किया गया है 6 क्लासेस।
अब हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम क्लासेस। ठीक है, एंजाइम क्लासेस में जो है एंजाइम क्लासेस, और ये जो है IUP में दी है, IUP। इसका फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर साइंसेस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर। इसमें जो सबसे पहली क्लास आती है वो आती है ऑक्सीडो रिडक्टेस। द फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडो रिडक्टेस। एंजाइम्स की जो पहली क्लास है वो कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेस। ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स इस क्लास से जो भी बिलोंग करते हैं, जो भी इस क्लास में जो एंजाइम्स आते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं बेसिकली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना, ऑक्सीकरण, और वो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑक्सीकरण करते हैं, और क्या करते हैं? रिडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑक्सीडेशन तो वो हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। तो नहीं है तो अपचयन, पता नहीं, शायद वो तो अलग है, वो तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप से जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे के पास, ठीक है। तो जिसके पास से ट्रांसफ़र हो रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और जिसके पास जा रहा है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, है ना, ऐसा ही तो है। ऑयल रिग पढ़ा हुआ आपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, पढ़ा है केमिस्ट्री में? क्या है बताओ? हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसके पास जा रहे हैं उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जैसे मैं आपको जो है नॉलेज दे रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और आपके पास वो ज्ञान जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक जो है ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा जो है रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लास से बिलोंग करते हैं, दे बेसिकली करते क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें आप लिख सकते हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कौन कौन से एंजाइम आते हैं इसमें? इसमें आते हैं आपके जैसे कि डिहाइड्रोजिनेस है, ऑक्सीडेस है, ठीक है, रिडक्टेस है, डिहाइड्रोजिनेस है, डिहाइड्रोजिनेस है, ऑक्सीडेस है, रिडक्टेस है। ये कुछ एंजाइम्स है, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेस और परऑक्सीडेस, ऑक्सीजनेस, परऑक्सीडेस, ऑक्सीजनेस। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो किस क्लास से बिलोंग करते हैं? ये इनकी सब क्लासेस है। ये क्या है? सब क्लास है। सब क्लास मतलब क्लास के नीचे, जैसे वर्ग के नीचे उपवर्ग, है ना। जैसे एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है, ठीक है। तो ये सब क्लास है, डिहाइड्रोजिनेस, ऑक्सीडेस, रिडक्टेस, परऑक्सीडेस, ऑक्सीजनेस। समझ में आ गया? ऑक्सीडो रिडक्टेस बेसिकली दोज एंजाइम्स विच बेसिकली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्लास है वो है ट्रांसफरेज। नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सी है? ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज, ठीक है। ट्रांसफरेज क्या करते हैं? ट्रांसफरेज क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, है ना। ट्रांसफरेज क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसकी टोपी उसके सर, एक से टोपी उतारी दूसरे के सर पे पहना दी, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें आप लिख लो, क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें कौन कौन से एंजाइम आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे जैसे काइनेस है, काइनेस है, ठीक है। फॉस्फोट्रांसफरेज है, फॉस्फोट्रांसफरेज है, और क्या नाम है? मिथाइल ट्रांसफरेज है। कोई बात नहीं करो, मिथाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स है जो बेसिकली क्या करते हैं? ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज है, अमाइनो ट्रांसफरेज है, और भी लिख सकते हो। ये बोलते हैं जैसे काइनेस में जो है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। काइनेस जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? एटीपी से फॉस्फेट लेते हैं और उसके ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। फॉस्फोट्रांसफरेज में क्या करेंगे? ये जो फॉस्फेट लेंगे ये किसी दूसरे मतलब दूसरे कंपाउंड से लेंगे और दूसरे कंपाउंड के ऊपर जाकर के चिपका देंगे। मिथाइल ट्रांसफरेज में बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप होगा उसका ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जैसे अमाइनो ट्रांसफरेज है वो क्या करते हैं? अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है उसका ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उसके नाम में ही उसका काम छिपा है एक तरह से। ट्रांसफरेज मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफर करना, फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। गगनदीप समझ में आ गया? नेक्स्ट है जो तीसरी क्लास है वो है हाइड्रोलिस। तीसरी जो क्लास है वो क्या है? हाइड्रोलिस। हाइड्रोलिस, हाइड्रोलिस में क्या, हाइड्रोलिस क्या करते हैं? हाइड्रोलिस क्या करते हैं? ये बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं बाय यूटिलाइजिंग H2O, ठीक है। पानी का उपयोग करके ये क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। पानी का उपयोग करते हुए क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। लगभग हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में जो भी पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो हमारे भोजन के पाचन को करते हैं, वो लगभग इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाइड्रोलिस फैमिली से। तो वो पानी का उपयोग करते हुए जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, उन सभी को तोड़ने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। किसका उपयोग करके? ब्रेक्स द बॉन्ड बाय यूटिलाइजिंग H2O। पानी का उपयोग करके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसी क्लास के एंजाइम जो है पानी का मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो पानी जो है वहाँ से क्या होगा? जब बॉन्ड जो है टूटेगा तो क्या होगा? क्या होगा जब बॉन्ड टूटेगा तो? ठीक है, बॉन्ड जब टूटेगा क्या करेंगे? पानी का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उसके रिमूव बॉन्ड बनने में भी पानी का उपयोग होता है और बॉन्ड टूटने में भी पानी का उपयोग होता है। जैसे हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोहाइड्रेट की बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि जब बॉन्ड बनता है तब भी पानी वहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब बॉन्ड बनता है जब भी पानी निकलता है, और जब बॉन्ड को तोड़ना हो जब भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में? जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब भी वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है, और जब बॉन्ड को तोड़ना होता है तब भी वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया? ठीक है।
तो इसमें जो एंजाइम्स आते हैं वो क्या आते हैं, प्रोटीएस है, एमाइलेज है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम है ये क्या करेगा, ब्रेक बॉन्ड बाय यूटिलाइजिंग H2O, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंजाइम है, प्रोटीएस आ जाएंगे, एमाइलेज आ जाएंगे, लाइपेज आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर हैं, प्रोटीएस है, एमाइलेज है, ठीक है, लाइपेज है, एमाइडेज है, ग्लाइकोसाइडेज है, ग्लाइकोसाइडेज भी है, ग्लाइकोसाइडेज। फोर्थ जो क्लास है एंजाइम्स की वो है लाइस। वो कौन सी है, लाइस। फोर्थ जो क्लास है वो कौन सी है, लाइस, LYASE, लाइस। क्या, लाइस फैमिली। इसमें क्या होता है, ये भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं लेकिन बिना पानी के या बिना एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के। मतलब ना तो इनको पानी की ज़रूरत होती बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ना ही इनको किसी एटीपी की ज़रूरत होती बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड को तोड़ना है तो उसके लिए या तो पानी चाहिए तोड़ने के लिए, या फिर कोई ऐसी ऊर्जा का स्रोत चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त हो सके, या तो एटीपी चाहिए या पानी चाहिए। लेकिन इन्हें ये जो एंजाइम्स है लाइस फैमिली के, ये ऐसे एंजाइम्स है ना तो ये पानी का यूज करते, ना ही किसी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल का, मतलब ना ही एटीपी का यूज करते, ना ही पानी का यूज करते, और बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो लाइस फैमिली में कैसे एंजाइम है, बेसिकली कैसे एंजाइम्स है जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बिना पानी के और बिना एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के। ब्रेक बॉन्ड्स विदाउट H2O और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ठीक है। ना किसी एटीपी की ज़रूरत, ना किसी के पानी की ज़रूरत, ये खुद ही जो है तोड़ देते हैं बॉन्ड्स को। इसमें आते हैं इसमें कौन आते हैं, लाइस और ये दो एंजाइम्स, ये दो सब क्लासेस हैं बेसिकली। 4 के बाद फिफ्थ जो क्लास है वो है आइसोमरेज। आइसोमरेज ये वो एंजाइम है बेसिकली जो क्या करते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म को प्रोड्यूस करते हैं। ये आइसोमेरिक फॉर्म को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि आइसोमेरिक फॉर्म को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, विद इन द ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप को इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे फॉस्फेट ग्रुप को 6th पोजीशन से 1st पोजीशन पर ले आए, 1st से 3rd पर ले आए, 3rd से 4th पर ले आए, मतलब उसी कंपाउंड के अंदर जो है चेंज कर रहे हैं। टोपी को पहले मतलब सिर पे पहन लो, चाहे उसे हाथ पे रख लो, चाहे पैरों में पहन लो। मेरे कहने का मतलब है एक ही कंपाउंड के अंदर उस फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, ये नहीं कि दूसरे के पास ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी के अंदर जो है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस आइसोमेरिक फॉर्म्स बेसिकली, ठीक है। जैसे हमने जो है वो पढ़ी थी ना मिरर इमेज, है ना, कि उसमें OH लेफ्ट ही है या राइट ही है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है।
है ना, पढ़े थे ना, ईपीमर्स पढ़े थे हमने, ईपीमर्स। तो उसमें जो है जो वो थे, क्या बोलते उसको, मिरर इमेज थी, है ना, समझ में आ गया। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस आइसोमेरिक फॉर्म्स, आइसोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ईपीमरेज है, ईपीमरेज है, ईपीमरेज, रेसिमेज है, रेसिमेज, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स है, ईपीमरेज है, रेसिमेज है, ठीक है। म्यूटेस है, आइसोमरेज है, ठीक है, आइसोमरेज है, आइसोमरेज है, म्यूटेस है, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स हैं। और सिस ट्रांस आइसोमरेज है, जो सिस पोजीशन को ट्रांस में बदलता हो या ट्रांस को सिस में बदलता हो, है ना, पढ़ा है ना, सिस और ट्रांस, पढ़ा नहीं है क्या, सिस ट्रांस आइसोमरेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब विद इन द कंपाउंड ही किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करना हो, उसके सिर पे रख दिया, सिर से उसके पैरों पे रख दिया, पैरों से उसके बीच में रख दिया, मतलब उसी के अंदर चेंज करना है कुछ, उसी के अंदर, किसी दूसरे के पास नहीं ट्रांसफर करना है। जैसे ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज क्या कर रहे थे, किसी एक से इलेक्ट्रॉन्स लिए दूसरे को दे दिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो एंजाइम्स हैं कौन से वाले, आइसोमरेज वाले जो एंजाइम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, उसी सेम कंपाउंड के अंदर ही उस फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं टोपी को जो है सिर पे पहन लेता हूँ, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन उसको टोपी को मैं हाथ में भी रख सकता हूँ, मतलब है तो मेरे पास ही, किसी और के पास तो नहीं है वो फंक्शनल ग्रुप। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, मैंने किसी और को नहीं दिया, मैंने ऐसे गौरव को नहीं दिया, तो टोपी मेरे हाथ में ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली दे प्रोड्यूसेस आइसोमेरिक फॉर्म्स, उसमें ही रूप परिवर्तन करना है केवल, और कुछ नहीं है, उसी का मेकअप कर दिया इन्होंने। चुप, इसे पूरा होने दो कम से कम। 6th जो क्लास है वो है लाइगेज, कम से कम इसको पूरा होने दो, बहुत हो गया। फिर ये कहोगे कि सर आपने तो कोर्स नहीं पूरा कराया। लाइगेज 6th जो फैमिली है लाइगेज, अभी तक जितने भी जो ये क्लास आई थी ये सब तोड़ने का काम कर रही थी, लगभग तोड़ने का भी काम कर रही थी, जोड़ने का भी काम कर रही थी। ये जो एंजाइम्स हैं लाइगेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। ये किसका काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये जोड़ने का काम तब करते हैं जब इनको ऊर्जा दी जाए, ATP दी जाए या GTP दी जाए, कुछ भी दिया जाए, मतलब ऊर्जा का कोई स्रोत दिया जाए, और तब जाकर के ये बीच में बॉन्ड बनाते हैं, ताकि दो चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुदा है और उनको ये जोड़ देंगे, ठीक है। लाइगेज, लाइगेज मतलब फेविक्विक का काम करेंगे, फेविक्विक से जोड़ लेते हैं ना कुछ भी चीज़, तो दे एक्ट लाइक अ फेविक्विक। बट वो फेविक्विक कब काम करेगी, जब ATP हो, GTP हो, कोई ऊर्जा का स्रोत हो बेसिकली, ठीक है। तो दे फॉर्म अ बॉन्ड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ATP और GTP, form bond by investment of ATP और GTP, ठीक है। क्या कर रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैसे, ATP की मदद से या GTP की मदद से, ठीक है। इसमें कौन आ जाते हैं, लाइगेज सिंथेटेस, इसमें कौन आ जाते हैं, लाइगेज सिंथेटेस, लाइगेज सिंथेटेस,
तो दीज आर द 6 क्लासेज ऑफ द एंजाइम। ठीक है, एंजाइम्स को 6 क्लासेज में बांटा जा सकता है। देखो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, और इसका जो ईसी नंबर है, एंजाइम क्लासेस का जो नंबर है उसको बोलते हैं ईसी नंबर। क्या बोलते हैं? ईसी नंबर है। ईसी नंबर का मतलब है एंजाइम कमीशन नंबर। तो इसका जो ईसी नंबर है वो 1 1 1 1। इसका क्या मतलब हुआ? पहले वाले 1 का मतलब है कि इसकी जो क्लास है वो कौन सी है? ऑक्सीडोल रिडक्टेज। सेकंड जो 1 का मतलब है वो उसका मतलब है कि इसकी सब क्लास कौन सी है? डिहाइड्रोजिनेज। जो थर्ड है 1 का मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो सब क्लासेज है वो कौन सी होगी, वो देख लेना आप बुक में अगर दे रखा हो तो वो कौन सी होगी। फिर फोर्थ 1 का मतलब है कि इसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी कौन सी है। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी का मतलब ये पहले ढूंढा गया, या सेकंड नंबर पे ढूंढा गया, या थर्ड नंबर पे ढूंढा गया, या फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे वो। तो अगर 1 पे है तो इसका मतलब पहली डिस्कवरी इसी की थी, खोजा गया सबसे पहले यही। ठीक है, समझ में आया? एंजाइम कमीशन नंबर, ईसी नंबर। ठीक है, इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हो। या किसी का जो कोई एंजाइम है जिसका ईसी नंबर है 6521, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? C6 मतलब लाइगेज फैमिली से। ठीक है, 5 इसकी सब क्लास, 2 इसका जो है सब क्लास, और 1 इसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, मतलब पहली बारी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? या किसी की जो है ईसी नंबर ये है 3 4 2 3। इसका मतलब क्या है? 3 मतलब हाइड्रोलेज फैमिली से, 4 मतलब इसकी जो भी सब क्लास होगी, 2 मतलब इसकी सब क्लास, और 3 मतलब तीसरे नंबर पे खोजा गया। मतलब इससे पहले 2 एंजाइम पहले ही डिस्कवर हो चुके हैं, इससे पहले 2 एंजाइम पहले ही खोजे जा चुके हैं, ये तीसरे नंबर पे खोजा गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थी एंजाइम क्लासेस।